गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में व्याकरण के चैप्टर 10 संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन संज्ञा को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके व्याकरण और पुस्तक से संबंधित सारे वीडियो तथा संस्कृत आपके विषय का जो संस्कृत है क्लास में रुचिरा, उससे संबंधित सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका पूरा लाभ ले सकें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर 10 को, संज्ञा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा हो जाएगी, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, यहाँ दिया गया आपके सामने, राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है, तो इस वाक्य में राधा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि राधा विशेष की तरफ इशारा इस वाक्य में किया गया है, इसलिए राधा जो होगी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बच्चों के समूह का बोध करा रहा है। उसमें छोटे बच्चे होंगे, बड़े बच्चे होंगे, गोरे बच्चे होंगे, काले बच्चे होंगे, मोटे बच्चे होंगे, पतले बच्चे होंगे, यानी दुबले होंगे, ठीक है ना, लड़की होंगी, लड़के होंगे, तो इस तरह से। लेकिन ये बच्चे में सब आ जाते हैं, तो ये उनकी जाति का बोध करा रहा है कि बच्चे की जाति है, एक समूह है, ठीक है ना। इसलिए बच्चे जो होगा ये जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जिन शब्दों से वस्तुओं, स्थानों व प्राणियों आदि के गुण, दोष, अवस्था अथवा भाव का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से वस्तुओं, स्थानों व प्राणियों के गुण, दोष, उनकी अवस्था अथवा उनके भाव का ज्ञान होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे है, कृष्ण बचपन में शरारती थे, तो यहाँ बचपन शब्द जो है ये भाववाचक है, ठीक है, क्योंकि ये अवस्था जो है उनके अवस्था का बोध करा रही है कि बचपन, बाल्य अवस्था है, ठीक है ना। उसी तरह से महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो महंगाई जो बढ़ती है ये वस्तुओं की बढ़ती है, ठीक ना। यह जैसे कोई श्रम करता है तो उसके श्रम की कीमत बढ़ जाती है, मूल्य, जिसे मजदूरी कहते हैं। तो यहाँ पर उस वाक्य में महंगाई जो होगी वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चौथा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूह का मतलब एक तरीके से हम मान सकते हैं भीड़ का जो बोध कराते हैं, ठीक है, जहाँ कई लोग या कई वस्तुएं एक साथ रखी होती हैं उसको। जैसे देखिए, मैं परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार में कई लोग आ जाते हैं, पति पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, ठीक है ना। तो कई लोगों की एक तरीके से भीड़ सी हो जाती है, जैसे सभा हुआ, भीड़ हुआ, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है।
उसी तरह से पांचवा और अंतिम भेद इसका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है, और द्रव्य का शाब्दिक अर्थ होता है पदार्थ, ठीक है ना। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह कलश सोने का है, तो सोना एक पदार्थ है, धातु है, तो यहाँ सोना जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे तांबा, ऊन, ठीक है ना, ये सब क्या है, पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब आइए हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं शब्द जिनसे हम संज्ञाएं बनाते हैं। देखिए, तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, जातिवाचक से। जातिवाचक शब्द अगर हमें दिए गए हैं तो हम उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ दिया गया है, जैसे दानव शब्द है, ये जातिवाचक है, इससे दानवता, दानवता का मतलब उसके दानव जाति के गुणों को बता रहा है, ठीक है ना। तो दानवता भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे मनुष्य है, मनुष्यता, मनुष्यता गुण है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। उसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, जैसे सर्वनाम है अपना, तो इससे अपनापन भाववाचक संज्ञा बन गई। सर्व सर्वनाम है, इससे सर्वस्व भाववाचक संज्ञा बन गई। आप सर्वनाम है, इससे आपा भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। इसी तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए देखिए यहाँ आपको दिया गया है, जैसे गर्म विशेषण है, इससे गर्मी भाववाचक संज्ञा बन गई। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा बन गई। ऊंचा विशेषण है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि एक तरीके से हम भाववाचक संज्ञाओं को केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे मिठास को हम अनुभव करते हैं, गर्मी को हम अनुभव करते हैं, इसी तरह ऊंचाई पर आ गए हैं हम, ऐसा अनुभव करते हैं, ठीक है ना। तो इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया जैसे गाना है, इससे गान भाववाचक संज्ञा हो गई। रंगना क्रिया है, रंगाई भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है ना बच्चों। और इसी तरह से हम देखते हैं अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अव्यय जैसे शीघ्र दे दिया गया, तो इससे शीघ्रता भाववाचक संज्ञा बन गई। मना से मनाई भाववाचक संज्ञा बन गई। नीचे से नीचाई भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है ना। तो बस बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है संज्ञा। हमें उम्मीद है कि संज्ञा और उसके भेद आपकी समझ में आसानी से आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर हम आपको अंत में बता दे रहे हैं कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।